देश आजादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। हमारे देश में 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक तमाम ऐसे राजनीतिक परिवर्तन, तमाम ऐसे बदलाव हुए हैं जिसको लेकर हमारे देश ने विश्व पटल पर एक मुकाम हासिल किया है, एक नाम बना है हमारे देश का, एक मजबूती आई है देश में। इस सब मामलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक और लंबे समय तक राजनीतिक मामलों को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या परिवर्तन हुए हैं राजनीतिक क्षेत्र में हमारे देश में आजादी के बाद से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, हम जानना चाहते हैं कि जो विशेष परिवर्तन हुए हैं आजादी के बाद से लेकर 2020 तक हमारे देश में, जिसकी वजह से हमारे देश ने विश्व पटल पर एक मुकाम हासिल किया है, सर उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं तो आजादी के बाद 1950 को याद करना चाहूंगा, क्योंकि 47 में जब देश का बंटवारा हुआ तो वो यकीनन एक बहुत बड़ा झटका था हमारे देश के लिए, और जिसने 48 में पाकिस्तान में जिन्ना की मौत के बाद एक सैनिक शासन और लोकतंत्र के बिखरने की दास्तान लिखी। लेकिन भारत में 1950 में हमारा जब संविधान पारित होता है तो देखिए, अगर किसी ने, बहुत कम लोग ये जानते हैं, गौर करते हैं कि राज्यों में तो राष्ट्रपति शासन की का प्रावधान है, लेकिन केंद्र में कभी राष्ट्रपति शासन का प्रावधान नहीं है। तो हमारी संविधान सभा ने 1950 में ये चिंता प्रकट की कि अगर केंद्र में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान कर दिया और राष्ट्रपति पद पर बैठा व्यक्ति अगर मान लीजिए तानाशाह हो जाए, एक बार की हम कल्पना करें, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इस देश में लोकतांत्रिक ढांचा बरकरार रहे। तो पहला जो सलाम करने वाला जो फैसला था हमारी संविधान सभा का, जिसमें 1950 में हमने केंद्र में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान नहीं किया। उसके बाद 1952 में, जबकि बहुत सारे देश अपने अस्तित्व से जूझ रहे थे, तब हमारे यहाँ एक बहुत मजबूत चुनाव आयोग बनता है और करीब करीब 6 महीने तक पहले चुनाव कराता है। तो वो जो नींव एक डेमोक्रेसी की पड़ी है, वो एक बहुत बड़ी नींव है। हालांकि ठीक 10 वर्ष के बाद, 10 साल के बाद, जब 1962 में जब चीन का युद्ध हुआ, चीन के साथ एक जंग हुई, उसने हमारे मन में हताशा के कुछ बीज बो दिए थे और उसका हमारी मानसिकता पर लंबे समय तक चलने वाला एक असर हुआ। हालांकि 3 वर्ष के बाद, यानी 1965 में, जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमने पाकिस्तान के साथ जो एक जंग लड़ी थी, उसमें कुछ एक हौसला और एक पराक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसकी परिणति आप देखते हैं, उस विश्वास की परिणति आप देखते हैं, जिसमें देश ने अपना खोया हुआ आत्मविश्वास 1971 में पाया, जब बांग्लादेश युद्ध हुआ और बांग्लादेश को हमने निर्माण कराया, पाकिस्तान को धूल चटाई और दुनिया के इतिहास में भारतीय सेना का एक ऐसा निर्माण, एक साहस का और इतिहास का निर्माण किया जो आज तक कोई दूसरा उदाहरण उस तरह का नहीं मिलता। इसी दौर में हम एक 60 से 70 के दशक में, 65 से 70 के बीच में, हम एक आत्मनिर्भर देश नहीं थे। मैं बात कर रहा हूं ग्रीन रेवोल्यूशन की। हमें अनाज के एक एक दाने के लिए दूसरे देशों पर गिड़गिड़ाना पड़ता था, कभी अमेरिका से, कभी रूस से हमें अनाज लेना पड़ता था। तो जो बोरला की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, जो हमने 1969, 68, 69 में जो हरित क्रांति की और जिसके बदौलत हम आज तक अनाज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं, उसने हमें राजनीतिक दृष्टि से दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहने का एक संदेश दिया था। उन्हीं दिनों आपको याद होगा, वर्गीज कुरियन ने जो दूध गंगा बहाई थी, वो आज भी हमको दुनिया भर में दूध के उत्पादन में पहले और दूसरे नंबर पर रहने के लिए हमारा जो रिकॉर्ड बना रही है। लेकिन उस समय हमारे पास ये था कि हमारे बच्चों के लिए हमारे पास दूध नहीं थे। तो ये जो 2 क्रांतियां हुई, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, ये श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में हुई। लेकिन 1971 का मैंने अभी आपको जिक्र किया, 1975 में एक और कदम हुआ जिसके जरिए हमने चीन से मनोवैज्ञानिक तौर पर काफी हमने उस पर विजय हासिल की। हमने सिक्किम, जो नाम का 1975 तक अलग देश था, हमने भारत में हमारे शामिल हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से शामिल हुआ, और इस तरह से चीन की अगर कोई दूरगामी नीति ऐसी हो सकती थी हम पर हमला करने की या हमारी सीमाओं को कमजोर करने की, तो भारतीय राजनीतिक नेतृत्व ने 1975 में ये उसको एक
सख्त संदेश दिया कि अब उसका मंसूबा पूरा नहीं होगा। हालांकि भारतीय लोकतंत्र के नजरिए से इसी साल जब आपातकाल लगा तो एक बहुत बड़ा झटका हमारे अंदरूनी लोकतंत्र को लगा और सेंसरशिप लगी। हम लोगों ने उसी दौर में पत्रकारिता शुरू की थी। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन ऐसा हुआ जिसने आजादी के बाद दूसरी बार भारत के जन जन को हमारे एक लोकतांत्रिक सरोकारों से सीधे जोड़ दिया। अफसोस की बात यह है कि 1977 में जब जनता पार्टी आई तो ये जो गैर कांग्रेसी प्रयोग था ये कामयाब नहीं हुआ। 1980 में एक बार फिर श्रीमती गांधी सत्तारूढ़ हुई, लेकिन उसके बाद का जो दशक है तब तक समूची दुनिया में आतंकवाद ने एक लंबे पांव पसारे थे। आतंकवाद के जरिए हमने देखा कि हमारे पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत हुई और पंजाब में भी काफी गंभीर स्थितियां बनी और नतीजा यह हुआ कि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। हालांकि उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को अपनी जान देनी पड़ी, अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन पंजाब में आतंकवाद पर लंबे समय तक के लिए काबू पा लिया गया। लेकिन जो कश्मीर का आतंकवाद है उसके बीज भी इसी दौर में पड़े थे और एक मकबूल भट्ट नाम का एक आतंकवादी था। जब उसने लंदन में रविंद्र महात्रे जो हमारे उच्चायुक्त थे उनका अपहरण किया और उनकी हत्या कर दी थी, तो उसके तुरंत बाद श्रीमती गांधी ने यहाँ पर उसको फांसी लटका दिया था और उसने सख्त संदेश दिया था। तो इसके बाद कई साल तक ये कश्मीर में आतंकवाद थमा रहा। लेकिन 1989-90 में जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी और विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री थे तो उस समय फिर कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर के लोग, कश्मीर के नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब गृह मंत्री थे और उस समय हमको कश्मीर से बहुत बड़ा सदमा लगा और वो एक ऐसा नासूर बना जिससे हम आज तक उबर नहीं पाए हैं। लेकिन मैं अनुचित होऊंगा अगर मैं 85 से 90 के बीच का राजीव गांधी का कार्यकाल याद न करूं। राजीव गांधी के कार्यकाल में जिस आधुनिक दौर की दस्तक हुई, जो कंप्यूटर युग में भारत ने प्रवेश किया, वह एक ऐतिहासिक और असाधारण है जिसकी बदौलत हम आज यहाँ खड़े हैं। तो राजीव गांधी का कार्यकाल इस नजरिए से हम भूल नहीं सकते। 1990-91 के बाद जब नरसिंह राव आते हैं तो आप देखिए कि 1990 में हमारी आर्थिक हालत बहुत लचर थी, हम बहुत कमजोर थे, सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। लेकिन नरसिंह राव ने उस आर्थिक मोर्चे पर, नरसिंह राव और बाद में जो उस समय मनमोहन सिंह जो उनके वित्त विभाग के अगुआ थे, इन दोनों की जोड़ी ने भारत को उस आर्थिक संकट से उबारा और हम एक बार फिर 1996 आते आते आर्थिक मोर्चे पर काफी सशक्त हो गए। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर हम मजबूत हुए, मगर इसी दौर में भारत की राजनीति में आंतरिक अस्थिरता का दाखिल होना बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि तब से कांग्रेस को अनेक राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ, समाजवादी पार्टी का उदय हुआ और अनेक राज्यों में कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो बिखर गया। तो भारत में एक अस्थिरता की राजनीति शुरू हुई और 1996 के बाद आपने देखा कि 2-2, 3-3 बार लोकसभा के चुनाव हुए और एक दशक जो था भारत का, मैं एक ऐसा दशक मानता हूं जो 1906 से लेकर 2000 अगला 10 साल तक, जिसे जिंदगी में मैं कभी याद नहीं करना चाहूंगा। भारत में अस्थिरता हुई, आयाराम गयाराम बढ़ गया, राजनीतिक सौदेबाजियां हुई, हमारी सीमाओं पर अशांति बढ़ी, कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा, आतंकवादी वारदातें देखिए, कांधार का विमान अपहरण कांड भारत की आजादी के बाद सर्वाधिक शर्मनाक कांड था। लाल किले पर एक प्रतीकात्मक हमला था। लाल किले पर हमले से कोई भारत पर कब्जा नहीं हो जाता, लेकिन लाल किला हमारी अस्मिता और भारत की एकता का प्रतीक है। उसी दरमियान लाल किले पर हमला होता है, उसी दरमियान संसद पर हमला होता है, उसी दरमियान जम्मू कश्मीर में रघुनाथ मंदिर पर हमला होता है, उसी दरमियान मुंबई में ताज होटल पर हमला होता है, उसी दरमियान जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हमला होता है, उसी दरमियान गुजरात के अक्षरधाम पर हमला होता है। तो इस तरह से मैं उस दौर की पत्रकारिता को अगर याद करूं तो मुझे लगता है कि जो 1962 के बाद एक हताशा के बीज मन में पड़ गए थे, कुछ इस दौर के बाद ऐसा लगने लगा था कि हिंदुस्तान में अब क्या हो रहा है। तो ये हताशा के बीज थोड़ा सा अब छटे हैं, वो बादल छटे हैं और अब कुछ वर्षों से हमने ऐसा लगता है कि आतंकवाद की उन
प्रवृत्तियों पर काबू पाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल है वो आर्थिक मोर्चे पर चमकदार शानदार कामयाबियों का साल है। लेकिन एक बात जरूर मैं भूल गया, मैं माफी चाहता हूं। 1974 में जब पोखरण में परमाणु विस्फोट हुआ था और हम दुनिया के 5 देशों की कतार में जाकर खड़े हो गए थे, उसने भी हमारे राजनीतिक रीढ़ को बहुत मजबूत किया था, हमारे संकल्प को बहुत मजबूत किया था। और उससे पहले अंतरिक्ष अभियान, जब हालांकि अंतरिक्ष अभियान तो नेहरू जी के जमाने में शुरू हो गया था, तो लेकिन नेहरू जी के जमाने से जो शुरू हुआ था, तो अब हमने हमारा रॉकेट मिशन, हमने 100 रॉकेट छोड़े। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद का जो 10 साल का जो कार्यकाल है, अफसोस की बात ये है कि राजनीतिक मुद्दों के सामने हमारी राजनीतिक सरकारों की, जो चुनी हुई सरकारें हैं, उनकी गैर राजनीतिक कामयाबियां हाशिए पर चली गई। हमने देखा कि पहले 5 वर्ष नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल था, उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना कहीं समंदर पार भी विकसित हुई है, तो भारत में भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से जुड़ी है। दूसरे कार्यकाल में यकीनन, जहां मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात को, वहां निश्चित रूप से धारा अनुच्छेद 370 का समापन कश्मीर से, वो एक बड़ा फैसला है। और अब भारत में जो इस समय जब हम आज बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस समय किसी भी लोकतंत्र में, मेरी चिंता यह है कि किसी भी लोकतंत्र में पक्ष के साथ प्रतिपक्ष की मजबूती बहुत जरूरी होती है। लोकतंत्र की गाड़ी के 2 पहिए हैं, पहिया पक्ष और प्रतिपक्ष। अगर प्रतिपक्ष कमजोर होगा तो पक्ष नहीं चल सकता, और पक्ष कमजोर होगा तो प्रतिपक्ष उसका गलत फायदा उठाएगा। तो आज की तारीख में अफसोस की बात यह है कि प्रतिपक्ष कमजोर है, पक्ष बहुत मजबूत है। और इसीलिए मैं देखता हूं कि कहीं अधिनायक, जब कभी ऐसा किसी भी देश में स्थितियां होती हैं कि जब प्रतिपक्ष बेहद कमजोर होता है, तो पक्ष के अधिनायकवाद की तरफ बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सफरनामे को यहां समाप्त करना चाहता हूं।